स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने चर्चा की है कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है। हमने आगे चर्चा की रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस के दौरान बने पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल में ले जाकर के आगे की क्रिया की जाती है। ठीक है, यह शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा रिवाइज करा देना। इस प्रक्रिया के दौरान रेस्पिरेशन में या ये करें कि हम सीधे फोटोसिंथेसिस से शुरू करें, दोहराने की प्रक्रिया। इसमें आपने देखा फोटोसिंथेसिस के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान हमने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सेव कर लिया, यानी अल्टीमेटली ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल बचत कर ली अपनी। क्यों बता रहे हैं यह प्रोसेस फिर से? क्योंकि कई विद्यार्थियों को यह दिक्कत होगी कि क्यों किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों बताई गई, फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्यों बताई जा रही है। क्यों बताई गई? सबसे पहले खाना बनाना। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मटेरियल खाना बना के सेव किया जाता है वो ग्लूकोज सेव हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सिर्फ खाना बनाने से तो काम चलेगा नहीं, खाने को प्रोसेस करके एनर्जी भी रिलीज करानी है। तो एनर्जी रिलीज कराने की प्रोसेस रेस्पिरेशन में होगी। इस रेस्पिरेशन में बेसिकली 3 चीजों को देखा गया। एक को देखा जा चुका है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के पायरुवेट बन गए। ग्लूकोज 6 कार्बन का था। ठीक, पायरुवेट बन गया। यहां पे फूड सिंथेसिस हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और रेस्पिरेशन में एनर्जी सिंथेसिस। यद्यपि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी एटीपी का निर्माण हुआ था इलेक्ट्रॉन फ्लो से, यहां भी होगा। यहां खाना बना रहे हैं, उस खाने को पचा करके रेस्पिरेशन के द्वारा तोड़ करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, कुछ एनर्जी निकली। उसके बाद पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया गया, आगे प्रक्रिया बताएंगे। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहां भी एनर्जी निकली, एनर्जी बनी है। यहां भी एनर्जी बनी थी, देखा है आप लोगों ने। एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल चलाएंगे हम लोग। क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक। क्रेब्स साइकिल चली और फिर एनर्जी निकली। कुल मिलाकर के फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया, एनर्जी भी निकलती है। रेस्पिरेशन उस भोजन को तोड़ करके फिर से एनर्जी रिलीज करना, क्योंकि केवल खाना बनाने से तो एनर्जी मिलेगी नहीं, खाना खाने से, पचाने से होगा।
रेस्पिरेशन में डाइजेस्ट हो जाएगा। ये जो एनर्जी निकली है, अब सपोज करिए कि एनर्जी के सिक्के आपके पास मौजूद हैं, सिक्के को खर्च भी करना है, वो सिक्के हर जगह चलेंगे नहीं, डॉलर भारत में चलेगा नहीं, क्या करेंगे इसको? इस एनर्जी को चलाने के लिए, इस एनर्जी को खर्च करने के लिए एक विशेष सिस्टम होगा, एक विशेष सिस्टम होगा जिसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, दूसरा रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, और तीसरा ETS आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कैसे पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम बनता है और एनर्जी रिलीज करती है, फिर उस एसिटाइल को एंजाइम का इस्तेमाल हम लोग क्रेब्स साइकिल में कैसे करते हैं और एनर्जी कैसे रिलीज होती है। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच द ब्लैक बोर्ड टू डिजिटल बोर्ड। कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस अगर हम बात करें तो हमें ग्लूकोज से पायरुवेट हमने बना लिया था जिसमें हमें 2 ATP गेन हुआ था। ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का बन गया। प्रक्रिया चल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब पायरुवेट से आगे क्या होता है ये देखते हैं। पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। कोएंजाइम A ये बनेगा। इस प्रक्रिया के दौरान यहां से निकल जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलेंगे और कन्वर्जन हो जाएगा 2NAD प्लस का 2NADH में। ठीक है, 2NADH में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, इसका कुछ मतलब होना चाहिए। बिल्कुल है। देखिए चीजें, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट to acetyl coenzyme A is not so much easy. It is a different and complex process. Yes students, it is a different and complex process in which one enzyme complex is used, namely pyruvate dehydrogenase complex. देखिए क्या करता है pyruvate dehydrogenase complex। pyruvate dehydrogenase complex यूज होगा। इसके कई हिस्से हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कई पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, कैसे कैसे देखिए, इसमें 3 एंजाइम काम आते हैं। 3 एंजाइम्स वर्क टुगेदर। पहला है खुद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा एंजाइम है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज।
और तीसरा एंजाइम है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि CSIR नेट में कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कोफैक्टर पाए जाएंगे। अगर हम बात करें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की, तो इसके साथ जो कोफैक्टर यूज होता है वो होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP। कोफैक्टर है इसका TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। अगला जो कोफैक्टर इस्तेमाल होगा डाईहाइड्रोक्सी लिपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए, वो है लिपोइक एसिड प्लस कोएंजाइम A। लिपोइक एसिड प्लस कोएंजाइम A। तीसरा इस्तेमाल होगा कोफैक्टर NAD प्लस या FAD। इन तीनों को याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसमें पायरुवेट, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स आप समझ लीजिए कि एक कंप्लीट बिल्डिंग है, उसमें 3 फ्लैट बने हुए हैं। एक फ्लैट में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रहते हैं, जिनका कोफैक्टर है, जिनके बच्चे हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP। दूसरा है, एक दूसरे फ्लैट में रहते हैं डाईहाइड्रोक्सी लिपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका कोफैक्टर है लिपोइक एसिड प्लस कोएंजाइम A। तीसरा है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, कोफैक्टर है इसका NAD प्लस और FAD। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A आ गया। 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बना। इस प्रक्रिया के दौरान 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मुक्त हो गई, 2 NADH बन गया। ठीक है, अब बन गया हमें। अब अगले में देखेंगे हम लोग 2 एसिटाइल कोएंजाइम A का क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि ग्लूकोज से बन गया क्या, पायरुवेट। 2 मोल बने, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ एक था। ठीक, पायरुवेट से बना 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए, 2 बड़े रोचक परिवर्तन हुए हैं। पहला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउटसाइड, साथ में कन्वर्ट हुआ है 2 NAD प्लस 2 NADH में। ध्यान रखिएगा, इसका आगे चल के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अभी हमारा मेन एम्फेसाइज किस पे रहना चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम A पे। ठीक, अब इस एसिटाइल कोएंजाइम A का इस्तेमाल होता है क्रेब्स साइकिल में। आइए हेडिंग लिखिए, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्रेब्स साइकिल में पहली बात ये बताइए, क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी, कहाँ होगी क्रेब्स साइकिल बच्चों, साइटोसोल में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी बच्चों
ठीक है, कैसे कैसे होगा? मैट्रिक्स का मतलब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ देख लीजिए, इसके अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स पाई जाएंगी, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, तो ये मैट्रिक्स का एरिया है। यहीं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है क्रेब्स साइकिल के दौरान। क्रेब्स साइकिल पहले से ही मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट नाम का एक केमिकल मौजूद रहता है। ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड में। ठीक, 4 कार्बन का अगर ऑक्सैलो एसीटेट है तो कन्वर्ट हो गया किस में? सिट्रिक एसिड में। लेकिन इसको आवश्यकता किन चीज़ों की है? कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी होगी। ये तभी कन्वर्ट होगा जब इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये जुड़ेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये जुड़ा और कन्वर्ट हो गया सिट्रिक एसिड में। यहाँ से कोएंजाइम ए बाहर निकल गया। ठीक है, 2 कार्बन का था एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन का था, 4 कार्बन का ये, तो कितने कार्बन का सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया? 6 कार्बन का, 6 कार्बन का हो गया। आगे देखते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल से सिस एकोनेटिक एसिड का निर्माण होगा। अच्छा, यहाँ पे एक एंजाइम भी इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स, सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। इत्मीनान से सुनते जाइए, धीरे धीरे आप सबको पता चल जाएगा और कंप्लीटली याद हो जाएगा कैसे ये प्रक्रिया होती है। सिट्रिक एसिड के बाद बनेगा सिस एकोनेटिक एसिड, सिस एकोनेटिक एसिड। सिस एकोनेटिक एसिड बना, लेकिन इस दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ रिलीज आउट हुआ। एंजाइम काम करेगा फ्लोरोएसीटेट, नो, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा एकोनिटेज, एकोनिटेज। ठीक, सिस एकोनिटिक एसिड से बना आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। यहाँ भी एंजाइम काम करेगा एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा। अब मैंने जो फ्लोरोएसीटेट शब्द का इस्तेमाल किया, फ्लोरोएसीटेट खास बात है, अगर इस केमिकल को डाल दिया जाएगा तो वो इनहिबिट कर देगा, फ्लोरोएसीटेट इनहिबिट कर देगा एकोनिटेज को। अगर एकोनिटेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो सिट्रिक एसिड साइकिल से सिस एकोनिटिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड से सिस आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण रुक जाएगा। अगर निर्माण नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा तो फिर पूरी क्रेब्स साइकिल रुक जाएगी। आइए देखते हैं, सिस एकोनिटिक एसिड से बनेगा अल्फा क्यूटो ग्लूटेरिक एसिड। सब फीलिंग हो जाएगी बच्चों, घबराइए मत। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सिस एकोनिटिक आइसोसिट्रिक एसिड से, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनने के लिए इसमें एंजाइम आ जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम काम करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा।
सक्सिनाइल को एंजाइम है। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट एंजाइम काम करेगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमेरेट। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फ्यूमेरेज। बहुत आसान है बच्चों, याद हो जाएगा, मैं आपको दोहरा दूंगा। मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल हुई कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच गया है हमारा पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स में पहले से मौजूद ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का 4 कार्बन का होगा उससे जुड़ेगा और बना देगा क्या? 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। सिस एकोनिटिक एसिड फिर से एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड में। ठीक, इन दोनों प्रक्रिया में सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनने की प्रक्रिया में एक बार एंजाइम निकलता है, दूसरी बार एंजाइम वापस आ जाता है। एंजाइम कह रहे वाटर वापस आ जाता है। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा तो यह एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaDH। इस NaDH को काउंट करिएगा बच्चों, पहले हम 2 निकाल चुके हैं पायरुवेट के दौरान, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने के दौरान। एक यहाँ पे निकलेगा। इस प्रक्रिया करेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये हो गया। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन गया है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और एक बात तो यहाँ पे भी होगी, यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी और CO2 प्लस NaDH रिमूव हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों CSIR नेट के एग्जाम में पूछेगा कितनी बार ऑक्सी डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, कितनी बार नजर आ रही है आप लोगों को? अभी 2 बार, इसे याद रखिएगा। ठीक, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो कोएंजाइम ए
एसिटाइल कोएंजाइम ए था ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ से सक्सिनेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने की प्रक्रिया के दौरान हमें एक एटीपी / जीटीपी, या तो एटीपी निकलेगा या जीटीपी निकलेगा, रिलीज हो जाती है। साथ में रिलीज होगा कोएंजाइम ए। ठीक, अब बन गया सक्सिनेट। सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमेरेट। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त होगी FADH2। बाहर की तरफ क्या निकलेगा? FADH2। काउंट करिएगा बच्चों इसे भी, FADH2। फ्यूमेरेट से मैलेट बनने की प्रक्रिया में एक वाटर जो है नेसेसरी होता है, वाटर H2O। और फिर मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनने में, यानी ऑक्सैलोएसिटेट बनने में NAD+ से बन जाएगा NADH। कितनी बार NADH बनाया बच्चों बताओ? एक NADH यहाँ से पहला, अगर हम उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, ठीक है, 3 नज़र आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम लें, ये 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में, एक मॉलिक्यूल अभी लिया है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए ले लिया, ठीक, क्रेब्स साइकिल में डाल दिया इसे, तो क्या क्या बना? हमें प्राप्त हुआ है 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 नहीं, 1, 2 और 3, ऊपर यहाँ पे 3 NADH। FADH2 कितना मिला? 1 मिला, FADH2 1 मिल गया। ATP या GTP कितने मिली हैं? 1। तो ये कब हुआ? जब सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए इस्तेमाल हुआ। लेकिन हमें बनाया कितना था? हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था। जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा तो ये ठीक चीज़ें डबल हो जाएंगी। इन केस ऑफ 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब चीज़ें डबल होंगी। 4 CO2 निकल जाएगा, 6 NADH निकलेगा, प्लस 2 FADH2 प्लस 2 ATP या GTP निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ें निकलेंगी। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को हाई एनर्जी कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल नोट कर लीजिए। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। This cycle is discovered by किन्होंने डिस्कवर किया था इसको? H.A. क्रेब, नोबेल प्राइज मिला था इनको बच्चों।
and get Nobel Prize. एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, all the enzymes of citric acid cycle is located at inner mitochondrial matrix. ठीक है, एक्सेप्ट केवल एक को छोड़ के, कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को छोड़ के बाकी सब लोग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का मतलब ये अंदर की तरफ पाए जाएंगे सारे एंजाइम। बाकी लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पाया जाएगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजन लोकेटेड रहेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, बाकी सब लोग मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। ठीक है, which occur on the inner mitochondrial matrix. ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्रेब्स साइकिल।